सो वेलकम इन ई सिक्योरिटी एंड साइबर लॉ यूनिट 3। आज जो हम देखने वाले हैं उसको कहते हैं डेफेमेशन हैरेसमेंट। डेफेमेशन इज वन ऑफ द कीवर्ड, हैरेसमेंट इज अनदर वन एंड ईमेल अब्यूज विद केस स्टडी। इसको हम पूरा जानने वाले हैं विथ डिटेल एग्जाम्पल के साथ। अगर किसी के पास बीबीसी न्यूज हो, बीबीसी न्यूज की एप्लीकेशन, तो कल के टॉप न्यूज में से पहला वाला न्यूज पढ़िएगा और मे बी वो डेफेमेशन का केस था ऑन अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप पे, किसी वुमन का। अगर आपको टाइम मिले तो उसके लिए पढ़ लेना है। डेफेमेशन एक्ट, उस डोनाल्ड ट्रंप पे डेफेमेशन एक्ट लगा है और वो वुमन ने एक दूसरे पे केस किया है और वो इंफॉर्मेशन पूरा बीबीसी न्यूज की एप्लीकेशन पे कल के न्यूज पे टॉप हेडिंग पे था। इफ यू वांट यू कैन अंडरस्टैंड ईच थिंग्स। सो मेरा आज का यही है टॉपिक, डेफेमेशन क्या है। ऐसा कोई पिक्चर आपने देखा होगा कि कोई आपकी बातचीत कोई और पर्सन कर रहा हो, आप अकेले पड़ गए हो, आपको अकेला रखा गया हो, आपके लिए कोई और पर्सन हिडन बातें करते हो, आपकी अगेंस्ट हो या आपके सपोर्ट में हो, वो बातें सब कुछ हो रही है। ये कॉर्पोरेट लाइफ में ये सब कुछ हो रहा है। तो डेफेमेशन कहाँ आता है और किस तरह से आता है, मैं देखेंगे और उसको समझेंगे। तो डेफेमेशन है क्या, तो मैं पहले आपको थोड़ी हिस्ट्री बता दूं कि जो इंटरनेट है अभी जो चल रहा है डेमोक्रेटिक राइट्स में, उसका बहुत 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 मिसयूज कर रहे हैं। इंटरनेट पे सबसे ज्यादा मिसयूज हो रहा है तो एक चीज का हो रहा है जिसको कहते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस, which is guaranteed under the Constitution of India, आर्टिकल 19(1)(a). आर्टिकल 19 के मुताबिक आपको बोलने के लिए और आपको एक्सप्रेस करने के लिए जितना फ्रीडम दिया गया है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में मेंशन किए गए, उसका मिसयूज इंटरनेट पे सबसे ज्यादा यूज हो रहा है। जनरली डेफेमेशन को यही समझना है कि वो इंजरी है किसी पर्सन की रेपुटेशन पे, यानी कि किसी पर्सन का रेपुटेशन को आप डिग्रेड करते हो, उसको इमोरल करते हो, या फिर उसकी जो क्रेडिट है मार्केट में उसको डाउन करते हो, तो उसको डेफेमेशन में गिना जा सकता है, उसको समझा जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें तो जो जितने सारे फेमस बॉलीवुड स्टार और फेमस पीपल है, उसके फोटोग्राफ्स को हम न्यूड बनाकर अगर हम वेबसाइट पे रख देते हैं तो डेफेमेशन पे एक्ट लग सकता है। तो याद रखना। उसके कितने फ्लेवर्स है, तो डेफेमेशन में कई सारे उसके फ्लेवर्स है। जैसे कि फ्लेवर्स नंबर 1, कोई पर्सन उसका कुछ हुलिया बनाए या उसको पब्लिश करे जिस पर्सन का एलिगेशन हो। याद रखना, मेकिंग और पब्लिकेशन एंड एलिगेशन कंसर्निंग एनी पर्सन, किसी पर्सन का एलिगेशन आप बनाते हो और आप पब्लिश करते हो, ये वाला। दूसरा, एलिगेशंस is made with intention of causing harm और reputation of such persons, किसी पर्सन का एलिगेशन हो और उसमें आप कुछ बनाते हो, उसे कुछ पब्लिश करते हो, वो भी एक डेफेमेशन का एक्ट है। दूसरा ये भी है कि आप एलिगेशंस वाला चीज है जिसको आपको पता है इससे वो पर्टिकुलर पर्सन की नुकसानी होगी या उसको परेशानी होगी या उसकी रेपुटेशन डाउन होगी, फिर भी आप उसको पब्लिश करते हो, तो वो भी एक डेफेमेशन एक्ट है। एलिगेशन इज मेड बाय वर्ड्स, किसी पर्सन को आप एलिगेट करते हो बाय वर्ड्स, आप बोलते हो, अपने शब्दों से उसको हैरान करते हो, अपने शब्दों से उसकी डिग्रेड करते हो, अपने शब्दों से उसकी क्रेडिट डाउन करते हो, चाहे आप पढ़कर उसको इंटेंटली करते हो या उसकी साइन की इंटेंटली करते हो या किसी विजुअलाइज प्रेजेंटेशन के साथ, विजिबल रिप्रेजेंटेशन के साथ उसको आप डेफेमेट करने की कोशिश करते हो, तो ये सभी प्रकार के इंग्रेडिएंट डेफेमेशन एक्ट में गिने जा सकते हैं। डेफेमेशन के दो प्रकार होते हैं। डेफेमेशन का प्रकार 1, उसको लाइबल कहते हैं। उसको ऐसा कहा जाता है कि वो रिटन फॉर्म में आप उसको डेफेमेट करते हो, जबकि दूसरा वाला उसको स्लैंडर कहा जाता है। स्लैंडर उसको कहते हैं कि जिसको आप वर्बली बोलते हो, यानी कि डेफेमेशन में दो प्रकार होते हैं। आप किसी चीज को वर्बल में पब्लिश करके उसकी डेफेमेशन लगा सकते हो, या फिर उसको आप वर्बली बोलकर भी उसको स्लैंडर कर सकते हो। तो ये दो प्रकार के एक्ट में मेंशन किए गए हैं, लाइबल और स्लैंडर।
अब ये जो डेफिमेशन है उसका इसका मतलब ये नहीं कि मैं बोल देता हूं तो उसका मतलब ये डेफिमेशन एक्ट लग जाता है, इसका मतलब ये नहीं है। लेकिन जब आप उसी चीज को, उसी स्टेटमेंट को पब्लिकेशन करते हो और पब्लिश किया हुआ यानी कि प्रूफ, यानी कि वो चीज जो आपने उसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में वर्बली बोला था लेकिन आपने पब्लिश किया, तो वो आपके ऊपर डेफिमेशन एक्ट लग सकता है और वहां आपको डेफिमेशन में साइबर लॉ में आ सकते हो। अब ये सिंपल चीज नहीं है, उसको समझने के लिए मैंने ये सोर्स पढ़ा है, देख लीजिए। डेफिमेशन ऑन सोशल मीडिया, व्हाट कैन यू डू अबाउट इट, ये 7 जनवरी 20 पे रिलीज हुआ था, ऐसा एक सोर्स है। मेरिल मैथ्यू एंड शुभम राव ने किया था और इंडिया के बारे में कहा था, तो मैं वही आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं। तो किसी भी प्रकार का एक्ट जो आप पब्लिक प्लेस पे या साइबर स्पेस पे करते हो और उसे साइबर डेफिमेशन और ऑनलाइन डेफिमेशन भी करते हैं, जो लॉ के अंदर आता है। जैसे कि साइबर डेफिमेशन आप कब करते हो कि आपका पीसी यानी कि आपका कंप्यूटर कनेक्टेड टू द इंटरनेट हो, यानी कि उसको टूल के माध्यम से यूज किया गया हो और आप किसी पर्सन को डिफेंड करते हो, डिफेम करते हो या किसी पर्सन की रेपुटेशन बिगाड़ते हो, जैसे कि इंसेंस मटेरियल बेचकर या फिर डिफेंस मटेरियल बेचकर, सब कुछ। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल समझा रहा हूं। पब्लिशिंग ऑफ डिफेमेटरी स्टेटमेंट अगेंस्ट अ पर्सन ऑन सोशल नेटवर्किंग साइट, आप किसी पर्सन के बारे में उलट सुलट लिखकर फेसबुक के साइट पे, ट्विटर की साइट पे यानी कि सोशल मीडिया साइट्स पे भेज रहे हो, या नंबर ऑफ पर्सन को सेंडिंग ईमेल करते हो जहां पे डेफिमेटरी कंटेंट रखा गया है, सो डेफिनेटली आप पे डेफिमेशन एक्ट लग सकता है, चाहे वो हिम हो या हर हो, याद रखना। सो ऐसा इस सोशल जो रिसर्च आर्टिकल है उसमें ये मेंशन किया गया है, डेफिमेशन एक्ट। याद रखना, डेफिमेशन यानी कि किसी की रेपुटेशन पे बोलना, किसी की पर्सन की रेपुटेशन पे क्या बोलते हैं उसको हम, आलोचना करना, सब कुछ। और एक केस स्टडी बताता हूं डेफिमेशन एक्ट का। A man was created fake email account, देखना ये बहुत 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 चीज आपकी सोशल लाइफ में भी आने वाली है और अगर हो सके तो ये भी आप समझ सकते हो कि कितना आप गुनहगार हो। एक पर्सन था जिन्होंने अपना फेक ईमेल आईडी बनाया था, फेक ईमेल अकाउंट बनाया विथ हिज नेम ऑफ हिज वाइफ, उनके वाइफ के नाम का एक फेक ईमेल अकाउंट बनाया और सेंड ईमेल टू द पीपल, और वो बाकी सब लोगों को ईमेल भेजता था उनकी फॉल्स इंप्रेशन बनाने के लिए, यानी कि उनकी रेपुटेशन घटाने के लिए। ये जो मैन था वो अपनी ही वाइफ का ईमेल अकाउंट फेक बनाकर भेज रहा था और सेंड बाय हिज वाइफ, बाकी सब लोगों को तो वही लगता था कि उसकी वाइफ ही उनको भेज रही है। सो दीज ईमेल्स थियोरिटिकली कंटेंट पॉर्न मटेरियल, उस ईमेल में वो पॉर्न मटेरियल रखता था, वल्गर लैंग्वेज रखता था और सबको बोल देता था कि आप इस चैट वेबसाइट से आकर मेरे साथ बात कीजिए। सो दीज काइंड्स ऑफ एक्ट वाज परफॉर्म्ड बाय मैन फॉर हर वाइफ, देख लीजिए। अब देखिए, द पुलिस हैज रजिस्टर्ड अ केस डेफिमेशन एंड एक्ट इंटेंड टू इंसल्ट अ वुमन, देख लीजिए उनकी वाइफ का इंसल्ट करने के लिए उनको रजिस्टर्ड केस किया गया और आईपीसी यानी कि इंडियन पेनल कोड के मुताबिक 500, 506 एंड 500 नाम के मुताबिक ये पर्सन को डेफिमेशन एक्ट लगा और उनको जेल जाना पड़ा। ये पकड़े जाने की बात की स्टोरी है, तो ये भी एक चीज है, बाकी सब थोड़ा बहुत सारा था जो मैं आपको अभी स्क्रीन पे नहीं बता सकता। इसके बाद मैं आपको ये बताता हूँ कि डेफिमेशन लगने से क्या होता है। अगर आप किसी पर्सन की रेपुटेशन बिगाड़ते हो तो डेफिमेशन एक्ट पे आपको सेक्शन 500 के मुताबिक इंडियन पेनल कोड पे आपको 2 साल की सजा और फाइन और बोथ हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए तो कई सारे पब्लिशर और एडिटर और न्यूज़पेपर अपने जर्नल में और अपने न्यूज़पेपर में किसी पर्सन का डेफिमेटरी मैटर छाप देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जिन लोग जो अच्छे अच्छे लोग हैं उनके लिए वो बिगड़ी हुई बातें वो पेपर पे भेज देते हैं, पेपर पे पब्लिश कर देते हैं। अगर किसी पर्सन को लगता है कि ये गलत चीज है और ये मेरी डेफिमेटरी मैटर है, यानी कि मेरी क्रेडिट को डाउन कर रहे हैं, मेरे मार्केट की वैल्यू को वो बिगाड़ रहे हैं,
तो वो पर्सन्स वो पब्लिशर पे वो एडिटर पे डेफेमेशन एक्ट लगा सकता है और वो कोर्ट के अंदर उसको घिसट सकता है और बुला सकता है। अगर वो पब्लिशर और एडिटर उसका प्रूफ वहां पे पब्लिश न करे तो उसको 2 साल का सजा या फिर फाइन या फिर दोनों हो सकते हैं। तो याद रखना, किसी भी पर्सन की उलट सुलट आलोचना करना वो भी एक डेफिनेशन एक्ट में आता है। दूसरी बात बताता हूं कि कई सारे ऐसे भी एक्सेप्शनल केस है, ऐसा नहीं है कि हर जगह पे डेफिमेशन लगता है। ऐसे कई सारे एक्सेप्शनल केस भी है जहां पे हमारा डेफिमेशन एक्ट नहीं लग सकता। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी चीज को ट्रू कंसर्निंग एनी पर्सन इफ इट इज फॉर द पब्लिक गुड, आप पब्लिक के लिए अच्छा बताकर आप ऐसा कोई एक्ट कर रहे हो कि जो डेफिमेशन एक्ट में नहीं आता। याद रखना, इम्पुटेशंस विच इज ट्रू कंसर्निंग एनी पर्सन, आप ऐसा काम करने जा रहे हो कि जो भी पर्सन का कंसर्न है या नहीं है लेकिन वो चीज पब्लिक के लिए अच्छा है, तो वो डेफेमेशन एक्ट पे नहीं आता। ऐसा कोई ओपिनियन दे रहे हो जो गुड फेथ रिगार्डिंग हो, पब्लिक सर्वेंट हो और उन्होंने ऐसा कोई काम किया हो जो अच्छे कैरेक्टर को वो रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो डेफेमेशन एक्ट में नहीं आता। ऐसा आपने किसी ने ओपिनियन दिया हो जो पर्सन किसी ने क्वेश्चन भी सामने किया हो, जैसा कि कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन टचिंग एनी पब्लिक क्वेश्चंस रिगार्डिंग हिज कैरेक्टर, वो कैरेक्टर पे नहीं जाता, वो सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पे जाता है, क्वेश्चन पे आवाज उठाई हो तो डेफिमेशन एक्ट उस पे नहीं लगता। तो ऐसे कई सारे, मैंने यहाँ पे 3 एग्जांपल लिए हैं, लेकिन ऐसे कई सारे डेफिमेशन एक्ट है। आप जो एक्ट करते हो वो पब्लिकली अच्छा होना चाहिए, बाकी सब पर्सन्स और पर्टिकुलर चीज पे वो बुरा हो तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप पे डेफिनेशन एक्ट लगेगा। आपका जो रुतबा है, आपने जो एक्ट किया वो पब्लिक के लिए गुड होगा तो आप पे डेफिमेशन एक्ट नहीं लग सकता, ऐसा भी मेंशन किया गया है इंडियन पेनल कोड में। दूसरी बात बताता हूं कि ये जो डेफिमेशन एक्ट है उसके इतना ही नहीं रहता, आप पे सिर्फ रेपुटेशन के बारे में नहीं, आप किसी पर्सन को धाक धमकाते हो, यानी कि किसी पर्सन को आप धमकी देते हो, वो भी किसी पर्सन के लिए आप धमकी दे रहे हो या किसी रेपुटेशन के लिए दे रहे हो या किसी प्रॉपर्टी के लिए आप किसी पर्सन को इंटेंशनली आप उसको धमकी दे रहे हो, फिर भी ये डेफिमेशन एक्ट में आ जाता है। याद रखना, इफ अ थ्रेट इज कॉज आइदर 1 और मोर फॉलोइंग पनिशमेंट विल बी अप टू 7 years। देख लीजिए, अगर आपने किसी पर्सन को धमकी दिया है और फॉलोइंग चीज हो जाती है, मैं अभी बताने वाला हूं, उसमें से कोई एक चीज हो जाती है उसके साथ, तो आपको 7 साल की सजा और जुर्माना और दोनों 506 के मुताबिक हो सकती है। आपने उसी पर्सन को धमकी दिया और वो मर जाता है या फिर उसको सीरियसली हर्ट होता है। अगर आपने उसको धमकी दिया और उसकी प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो जाती है फायर से या फिर किसी चीज से, आपने किसी पर्सन को धमकी दिया और उसका जो क्रेडिट है वुमन का वो मार्केट में लूज होता है, यानी कि उनके चरित्र पे अगर आपने कोई लांछन डाला है तो ये थ्रेट्स के लिए आपको 7 साल का सजा, फाइन और दोनों हो सकते हैं। ये डेफिनेशन एक्ट में भी मेंशन किया गया है 506 में, देखिएगा। अब आता है हैरेसमेंट। मैंने अब तक जो बताया वो था डेफिमेशन, अब मैं हैरेसमेंट पे डिस्प्ले करता हूँ। हैरेसमेंट ऐसे नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ फिजिकल हैरेसमेंट और सेक्सुअल हैरेसमेंट, दोनों प्रकार के। मैं यहाँ पे 11 टाइप्स के हैरेसमेंट बताने वाला हूँ। देखिए, पहला वाला डिस्क्रिमिनेटरी हैरेसमेंट, पर्सनल हैरेसमेंट, फिजिकल हैरेसमेंट, पावर हैरेसमेंट, साइकोलॉजिकल हैरेसमेंट, साइबर बुलिंग, रिटेलाइजेशन, सेक्सुअल हैरेसमेंट, किड प्रो को सेक्सुअल हैरेसमेंट, थर्ड पार्टी हैरेसमेंट और वर्बल हैरेसमेंट। देखिए 11 टाइप्स है जो आपको हैरेसमेंट एक्ट में ला सकते हैं। ये हैरेसमेंट सभी साइबर लॉ में कंसीडर किए गए हैं और अगर इनमें से हैरेसमेंट आपने किया है तो वो अगर प्रूफ मिल जाता है तो आपके वो कोड लग सकता है, वो साइबर क्राइम में आ जाता है। पहला हैरेसमेंट देख लीजिए, पिक्चर से ही समझ आ जाएगा। ये है डिस्क्रिमिनेटरी हैरेसमेंट, यानी कि ये सब लोग एक तरफ है और ये अकेला एक तरफ है। उसको समझने के लिए हम आगे बढ़ते हैं।
सो ऑल अनलॉफुल वर्कप्लेस हैरेसमेंट इज डिस्क्रिमिनेटरी इन नेचर, यानी कि आप वर्क प्लेस पे किसी पर्सन को अकेला रख देते हो, उसको अलोन बना देते हो, तो ये कारण भी उसको डिस्क्रिमिनेटरी हैरेसमेंट में कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप 5 लोग अपने ऑफिस में हो और 4 लोग इकट्ठा बैठते हो और एक पर्सन को अकेला रख देते हो, उसके साथ कोई बातचीत नहीं करता, चाहे कुछ ना कुछ तरीके से, तो उसको ही डिस्क्रिमिनेटरी हैरेसमेंट में कंसीडर किया जाता है। उसमें पहला वाला एग्जाम्पल है रेशियल हैरेसमेंट। आप किसी भी विक्टिम को रेशियल हैरेसमेंट करते हैं, जैसे कि उसका रेस लगा हो, उसकी स्किन के बारे में, उसकी एंसेस्ट्री के बारे में, या फिर वो कंट्री कौन सी कंट्री से है या कौन से सिटीजन से है, और उसको अकेला रखते तो जैसे कि भेदभाव उसको कहते हैं एक प्रकार का, तो आप उसी प्रकार के हैरेसमेंट के पार्ट बन जाते हैं। जेंडर हैरेसमेंट, आप अभी मेरे पास क्लास में बैठे हो, मैं मेल हूँ तो मैं मेल से ही बात करता हूँ, फीमेल से बात नहीं करता हूँ, तो वो भी एक प्रकार का हैरेसमेंट ही कंसीडर किया जाता है, तो उसको दूसरा कंसीडर किया जाता है जेंडर हैरेसमेंट। ऐसे तीसरा एग्जांपल है रिलीजियस हैरेसमेंट। फॉर एग्जांपल, हम हिंदू हुए, बाकी सब लोग और प्रकार के हैं, तो अगर आप हिंदू इकट्ठा होकर अपना अपना काम करते हो और बाकी सब पर्सन जो हमारे ऑफिस में है आप उसको समझते ही नहीं हो, या फिर आप उसको समझने की कोशिश ही नहीं करते हो, आप उसको निग्लेक्ट करते हो, तो ये भी एक हैरेसमेंट का पार्ट बन जाता है। डिसेबिलिटी बेस्ड हैरेसमेंट, आप किसी पर्सन को डिसेबिलिटी में हैरेस करते हो। फॉर एग्जांपल, कोई पर्सन है जो हैंडीकैप है, उसके साथ आप अपना व्यवहार यानी कि अपना जो वर्तन होता है वो आप बिगाड़ के करते हो, तो वो भी एक हैरेसमेंट का ही टाइप्स है। सेक्सुअल ओरिएंटेशन बेस्ड हैरेसमेंट, आप सेक्सुअल कंटेंट पे अट्रैक्शन पे होने के कारण आप रिकॉग्नाइजेशंस करते हो और उस पे टाइप पे आप हैरेसमेंट करते हो, तो ये भी एक हैरेसमेंट है। तो ये डिस्क्रिमिनेटरी हैरेसमेंट सभी प्रकार के आते हैं, और ये जो ओरिएंटेशंस है, ये जो प्रकार है उसको डिस्क्रिमिनेटरी हैरेसमेंट कहा जाता है। और इसको एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो कभी कभी एज हैरेसमेंट भी आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके ऑफिस में अगर कोई पर्सन 60 साल के ऊपर होगा या 40 साल के ऊपर होगा और आप छोटे छोटे एज पे होंगे यानी कि यंगर एज पे होंगे, तो आप उसके साथ बैठोगे भी नहीं और अपना अपना काम करोगे, या 20 एज वाले लोगों के साथ बैठते हो, तो ये भी एक हैरेसमेंट का टाइप्स बन जाता है, तो याद रखना। तो ये मैं समझा रहा था डिस्क्रिमिनेटरी हैरेसमेंट, इसके कई सारे टाइप्स है, देखिए मैं दोबारा बता देता हूँ। रेशियल हैरेसमेंट जो स्किन के साथ अपने सिटीजन के साथ आता है, जेंडर हैरेसमेंट जो अपने जेंडर के साथ आता है, रिलीजन हैरेसमेंट जो अपने रिलीजियस के साथ होता है, डिसेबिलिटी बेस्ड हैरेसमेंट जो अपने डिसेबिलिटी के बेस पे होता है, सेक्सुअल ओरिएंटेशन बेस्ड हैरेसमेंट यानी कि आप सेक्सुअल ओरिएंटेशन बेस पे हैरेसमेंट करते हो या अट्रैक्शन या रिकॉग्निशंस व्हाटएवर, और दूसरा वाला एज बेस्ड हैरेसमेंट यानी कि 40 के ऊपर के लोगों को आप उसको अपने साथ बिठाते हो नहीं बिठाते, तो भी उसका भी एक्ट मेंशन किया गया है सिविल राइट एक्ट 1964 में। तो इस प्रकार के ये सभी हैरेसमेंट मुझे इस वेबसाइट से यानी कि इस रूल से यहाँ से मिले से 11 टाइप्स ऑफ हैरेसमेंट एंड हाउ टू स्टॉप देम। दूसरा आता है पर्सनल हैरेसमेंट। देखिए ये पर्सनल हैरेसमेंट में कौन कौन आता है, देखिए किसी भी पर्सन को आप पर्सनल हैरेसमेंट रेस के मुताबिक, जेंडर के मुताबिक या रिलीजियस के मुताबिक तो करते हो, यानी कि कौन से प्रकार आते हैं देख लीजिए। इनएप्रोप्रिएट कमेंट, आप किसी पर्सन को बार बार इनएप्रोप्रिएट कमेंट करते हो, आप किसी पर्सन को ऑफेंसिव जोक्स कहते हो उसके बारे में, उसके अपोज के बारे में, आप उसकी पर्सनल ह्यूमिलिटाइजेशंस पे कुछ ना कुछ कहते रहते हो, या फिर उसकी रिमार्क्स को आप क्रिटिकल बताते हुए उसको समझने की कोशिश नहीं करते, तो ये पर्सनल हैरेसमेंट आ जाता है। यानी कि किसी की पर्सन को नोचना, एक ही पर्सन को नोच कर रखना, वो भी एक पर्सनल हैरेसमेंट का कंसीडर किया जाता है, और वो कभी कभी रेस में आ जाता है, जेंडर में भी होता है, रिलीजन में आता है, कभी कभी एज में भी ये पर्सनल हैरेसमेंट कंसीडर किया जाता है। ये फिजिकल हैरेसमेंट देख लीजिए, ये फिजिकल हैरेसमेंट क्या है। तो फिजिकल हैरेसमेंट में क्या आता है, तो जब आप किसी भी जगह पे काम करते हो और उसका हैरेसमेंट अटैक के फॉर्म में हो या थ्रेट के फॉर्म में हो, देख लीजिए यहाँ पे मेंशन किया गया है फिजिकल अटैक और थ्रेट के बारे में हो, आप किसी पर्सन को इतना थ्रेट करते हो या फिर उसके ऊपर अटैक करते हो, उसी प्रकार को हम फिजिकल हैरेसमेंट कहते हैं। जैसे कि डायरेक्ट थ्रेट
टू इंटेंट पर्टिकुलर हार्म, उसी पर्टिकुलर पर्सन को आप इतना घबराने की कोशिश करते हो, उसको दाग धमकाने की कोशिश करते हो कि वो पर्सन और भी लूज हो जाता है, अपना फिजिकल मेंटेनेंस खो बैठता है वगैरह वगैरह। फिजिकल अटैक जैसे कि हिटिंग करना, शोविंग करना, किकिंग करना, आप उसको हिट लगाते हो, आप उसको किक लगाते हो, तो ये भी इसमें आ जाता है। आप बार बार उस पर एंग्री हो जाते हो, तो वो भी एक चीज है। और उसकी प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करते हो थ्रू द इंटीमेशंस, आप उसके इंटेंशनली उसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को आप डिस्ट्रॉय करते हो, वो भी एक फिजिकल हैरेसमेंट ही कंसीडर किया जाता है। तो ये एक और हैरेसमेंट का टाइप्स है। पावर हैरेसमेंट, देखिए ये पिक्चर है पावर हैरेसमेंट का। पावर हैरेसमेंट यानी कि आप जहां पे काम कर रहे हो, जहां पे आपके काम कर रहे हो, तो वहां दो प्रकार होते हैं, हैरेसर और हैरेस। यानी कि जो आपको हैरेसमेंट करता है वो, और जो हैरेस होता है वो। तो वहां पे क्या होती है, तो प्रोबेबली आपके हायर ऑर्डर पीपल होते हैं, वो लोअर ऑर्डर पीपल को पावर हैरेसमेंट करते हैं। जैसे कि उसको बार बार डिमांड करते हैं, एक्सेसिव डिमांड दैट आर इम्पॉसिबल टू मीट। वो बार बार डिमांड करते हैं कि मुझे यही काम कर देना है, मुझे ये वो करना है, मुझे ये करके देना है, आज यहाँ बैठना है, कल तक बैठना है, ये काम शाम तक हो जाना चाहिए। बार बार पावर हैरेसमेंट दिखाते, अपने रुतबे को, अपने पावर को किसी पर्सन पे डाल देना, यानी कि हैरेसिंग फॉर्म में करना, वो एक पावर हैरेसमेंट कहलाता है। दूसरा, डीमीनिंग डिमांड्स फार बिलो द एम्प्लॉइज कैपेबिलिटी, यानी कि उसकी कैपेसिटी ही नहीं है, उसका कैपेबिलिटी भी नहीं है, फिर भी उसको आप डिमांड करते रहते हो कि आप इतने कम हो, आपके पास यही कोई काम नहीं है, आपके तो बेकार हो, ऐसी ऐसी कई सारी चीज आप जो बोलते हो, वो भी एक पावर हैरेसमेंट का कंसीडर किया जाता है। और आप इंट्रूजर बन के उसकी एम्प्लॉय की पर्सनल लाइफ में चले जाते हो, वो भी एक पावर हैरेसमेंट ही है। आप किसी भी एम्प्लॉय की पर्सनल लाइफ में इंट्रूजन बन के नहीं जा सकते, नहीं तो फिर वो पावर हैरेसमेंट ही कहलाएगा। साइकोलॉजिकल हैरेसमेंट देख लीजिए, किसी पर्सन को बार बार नोचना, वो भी एक साइकोलॉजिकल हैरेसमेंट कंसीडर किया जाता है। कभी कभी ये नंबर ऑफ हैरेसमेंट है ना, ओवरलैपिंग भी होते हैं, क्योंकि उसको हम पर्सनल समझे या साइकोलॉजिकल समझे या फिर उसको हम डिस्क्रिमिनेटरी हैरेसमेंट समझे, वो भी एक प्रॉब्लम तो है। लेकिन ये इस प्रकार के टाइप्स हमको ये वेबसाइट से मिले हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। साइकोलॉजिकल हैरेसमेंट में आप उसी पर्सन को साइकोलॉजिकल, उसका जो वेल बिहेव है उसको आप नेगेटिव इम्पैक्ट बना रहे हो, उसका पर्सन का आप स्वभाव बदलने जा रहे हो। आप उस पर्सन को इतना डी अप्रिशिएट करते हो, अप्रिशिएट की जगह डी अप्रिशिएट करते हो कि वो अपने पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में और दोनों में वो इतना गिर जाता है तो उसको भी पता नहीं चलता। जैसे कि वो आइसोलेट बन जाता है, जैसे कि वो डिनाई करता है, उसी जगह पे कहीं जाना ही नहीं है। किसी पर्सन को आप काम देते हो तो वो और बार आप उसको अपोज करते हो, आप उसको एवरी टाइम चैलेंजिंग करते रहते हो कि ये तेरे से नहीं होगा, ये ऐसे ऐसे कई सारे। सो वो पर्सन साइकोलॉजिकल हैरेस हो जाता है। और साइकोलॉजिकल हैरेस पर्सन अपने पर्सनल लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में कभी कभी वो इतना डाउन हो जाता है कि वो नया काम करने से पहले अपना काम छोड़ देता है या फिर वहां से वो निकल जाता है। तो ये साइकोलॉजिकल हैरेसमेंट है। साइबर बुलिंग, देखिए ये ऐसी चीज है जहां पे कई सारे ऑफिस में ये काम होता रहता है। इवन एवरी प्लेसेस, आई एम नॉट कंसिडर दैट माई प्लेस और एवरी प्लेस, इवन गवर्नमेंट में भी और प्राइवेट सेक्टर में भी ये साइबर बुलिंग का कंसेप्ट सबसे ज्यादा हो रहा है। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। साइबर बुलिंग है क्या, यहाँ आपको समझना है। Employee are embracing new technology in order to appeal to younger employee and secure benefit to digitally connected world। आप क्या करते हो साइबर बुलिंग में, आप क्या करते हो, अपने नए नए टूल्स के साथ वो जुड़े रहने की कोशिश करते हो। अब होता क्या है, जैसे ही आप अपने टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े रहने की कोशिश करते हो तो शेयर ह्यूमिलिएटिंग थिंग्स अबाउट विक्टिम बाय मास ईमेल और मास चैट, उसको आप वायरल बनाकर भेज देते हो। किसी की भी पर्सन की ह्यूमिलिटीज हो, थिंग्स हो, अच्छी चीज हो, फिर भी आप उसको इतना बुरी तरीके से रिप्रेजेंट करते हो, उसको मेल किए जाते हैं मास ईमेल और मास चैट, वो पर्सन की क्रेडिट डाउन हो जाती है। वो हैरेसमेंट ही एक प्रकार का समझ लीजिए। स्प्रेड लाइज एंड गॉसिप, किसी पर्सन के झूठे तरीके, झूठे तौर तरीके और उसके बारे में बातें करना, वो भी सोशल मीडिया में वायरल बन जाता है। सेंडिंग हैरेसिंग इंस्टेंट मैसेज और टेक्स्ट मैसेज डायरेक्टली टू द विक्टिम, आप सब लोग इकट्ठा होकर किसी पर्सन पे आप ऐसे
मैसेज भेजते हो जो उसके दिमाग से हटकर हो, यानी कि उसको हैरेसिंग किया जाता हो, तो ये सभी प्रकार के साइबर बुलिंग कहा जाता है। साइबर यानी कि इंटरनेट के माध्यम से किसी भी पर्सन को हैरेसिंग करना थ्रू ईमेल, थ्रू चैट, थ्रू सोशल मीडिया और थ्रू मैसेज, उसको साइबर बुलिंग कहा जाता है। रिटेलाइजेशन। अब रिटेलाइजेशन है क्या? देखिए, रिटेलाइजेशन में होता है क्या, आपको मैं उसका एग्जांपल समझाता हूँ, पर समझ में आएगा। रिटेलाइजेशन क्या है कि किसी एक एम्प्लॉय ए है, वो उसकी फाइल की कंप्लेंट करता है अबाउट एम्प्लॉय बी की, यानी कि एक एम्प्लॉय ए है और एक एम्प्लॉय बी है। ए वाला बी वाले की फाइल की कंप्लेंट करता है, तो बी वाला क्या करना शुरू कर देता है? देखिए, एम्प्लॉय बी फाइंड आउट अबाउट द कंप्लेंट एंड हु मेड इट। वो पहले ढूंढता है कि मेरे बारे में किसने ये बोला था, तो ये बी वाला सब कुछ कंप्लेंट के बारे में सोचता है और इसके बाद ये फरियाद कोने की है, ये कंप्लेंट कोने की है, वो सोच लेता है। अब क्या होता है? एम्प्लॉय बी हैरेसिंग एम्प्लॉय ए, यानी कि ये बदले की भावना से ये बी जो एम्प्लॉय है वो ए को हैरेसिंग करना शुरू कर देता है और करता क्या है? डिटर देम फ्रॉम फिलिंग फर्दर कंप्लेंट, और उसके बारे में और कई सारे कंप्लेंट रेडी कर देता है। और एम्प्लॉय बी इन दिस केस वुड बी हैरेसिंग एम्प्लॉय ए एज अ रिटेलाइजेशन, यानी कि ये रिवेंज यानी कि बदले की भावना से वो पूरा का पूरा मामला रिटेलाइजेशन हैरेसमेंट में चला जाता है। यानी कि एक ए ने कंप्लेंट की बी के बारे में, फाइल के बारे में, लेकिन बी ने क्या सोच लिया कि ये ही है, वो बार बार मेरी कंप्लेंट करता रहता है, तो बी ने उसके बारे में, उसके बदले लेने के बारे में उसकी कंप्लेंट शुरू कर दी और ये पूरा मामला रिटेलाइजेशन कंसेप्ट में आ जाता है। उसको भी एक प्रकार का हैरेसमेंट कहा जाता है। सेक्सुअल हैरेसमेंट, ये मोस्ट प्रोबेबली सबसे ज्यादा प्राइवेट सेक्टर में और इवन गवर्नमेंट सेक्टर में भी हो रहा ऐसा एक हैरेसमेंट है। उसके बारे में आपको आपके 18 प्लस के बाद समझने की कोशिश ज्यादा करनी चाहिए और अभी इस एज में तो आपको सबसे ज्यादा उसको समझना चाहिए। आप किसी भी पर्सन के साथ सेक्सुअल फोटो भेज रहे हो, आप किसी के साथ सेक्सुअल पोस्टर भेज रहे हो, सेक्सुअल कमेंट, जोक्स और क्वेश्चन कर रहे हो, इनअप्रोप्रिएट सेक्सुअल टचिंग कर रहे हो, इनअप्रोप्रिएट सेक्सुअल जेस्चर आप उसके साथ कर रहे हो, सेक्सुअल स्पेस में और पर्सनल स्पेस में आप उसके साथ सेक्सुअल वे में सिटिंग और एनी काइंड ऑफ एक्शंस कर रहे हो, तो ये सेक्सुअल हैरेसमेंट है। सेक्सुअल हैरेसमेंट में किसी भी पर्सन का अनवांटेड, देखना यहाँ पे लिखा हुआ है, अनवांटेड सेक्सुअल एडवांस कंडक्ट और बिहेवियर को माना गया है। तो ये भी याद रखना, ये भी एक प्रकार का हैरेसमेंट ही है। किसी भी पर्सन को अनवांटेड सेक्सुअल एडवांस, सेक्सुअल कंडक्ट और सेक्सुअल बिहेवियर करना, वो भी एक हैरेसमेंट में कंसीडर किया गया है। ये भी एक प्रकार का बहुत 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 सेक्सुअल हैरेसमेंट जो सबसे ज्यादा मार्केट में अभी इनडायरेक्टली और डायरेक्टली यूज हो रहा है, जिसको कहते हैं दिस फॉर दैट। उसका मीनिंग ये है दिस फॉर दैट, अगर ये मेरा काम कर दोगे तो मैं आपका ये काम कर दूंगा। और ये मोस्ट प्रोबेबली टाइप ऑफ एक्शन बेस्ड ऑन सेक्सुअल हैरेसमेंट, ये प्रोबेबली ये सेक्सुअल हैरेसमेंट पे ही कोई ना कोई काम करने के लिए, किसी की चीज की बढ़ोतरी के लिए या किसी चीज की सैलरी को इंक्रीज करने के लिए या उसको ज्यादा पगार देने के लिए, ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला क्विड प्रो को सेक्सुअल हैरेसमेंट है। इफ जॉब बेनिफिट्स आर ऑफर्ड बाय एम्प्लॉय ऑन द कंडीशन दैट दे शेयर इन सम फॉर्म ऑफ सेक्सुअल कंडक्ट एंड इट टिपिकली रिफर टू एज क्विड प्रो सेक्सुअल हैरेसमेंट, यानी कि यहाँ पे सबसे ज्यादा सीनियर लेवल का पर्सन जूनियर लेवल के पर्सन को ये प्रोबेबली मैक्सिमम उसके इंक्रीमेंट के लिए, मैक्सिमम उसके दिस फॉर दैट पर्पस के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं, जिस प्रकार का ये भी एक सेक्सुअल हैरेसमेंट को कंसीडर किया जाता है। कभी कभी उसको इन शॉर्ट ब्लैकमेल भी कह देते हैं। याद रखना, ये ब्लैकमेल का ही एक टाइप है। थर्ड पार्टी हैरेसमेंट, आप डायरेक्टली उसको हैरेस नहीं करते हो, आप किसी पर्सन को रखते हो बीच में और वो पर्सन अपने विक्टिम को जाकर हैरान करता है या उसको हैरेसमेंट करता है, तो इसको कहते हैं एग्जीक्यूट बाय थर्ड पार्टी। और आप अपने बॉस, जैसे कि हम बॉस हो, सुपरवाइजर हो, कलीग हो, वो नहीं करता, इसके अलावा वो आप वेंडर को भेज देते हो, अपने सप्लायर को भेजते हो, अपने कस्टमर को भेजते हो और वो विक्टिम को हैरान करते हैं, तो उसको कहते हैं एजेंट बेस्ड हैरेसमेंट और थर्ड पार्टी हैरेसमेंट। याद रखना, ये भी एक गुनाह है, ये भी एक क्राइम, साइबर क्राइम में कंसीडर किया जाता है। और लास्ट वर्बल हैरेसमेंट, यानी कि किसी भी पर्सन को वर्बली हैरेस करना, वो भी एक चीज हैरेसमेंट ही है।
देख लीजिए यहाँ पे वर्बल हेरेसमेंट कैन बी रिजल्ट ऑफ पर्सनालिटी, उसकी जो कंफ्लिक्ट होते हैं उसके ऊपर। आप किसी भी पर्सन को धमकी दे रहे हो, किसी पर्सन के ऊपर आप साउटिंग कर रहे हो, किसी पर्सन का इंसल्टिंग कर रहे हो, किसी पर्सन को आप ट्रबलिंग कर रहे हो इन पब्लिक एरिया और प्राइवेट एरिया, तो आप उसको वर्बल हेरेसमेंट कर रहे हो, ऐसा कंसीडर किया गया है। याद रखना। अब हेरेसमेंट के एग्जाम्पल है वो मैं आपको बता चुका हूँ, ये एग्जाम्पल केस स्टडी के बारे में आपको बता चुका हूँ कि कोई रिटायर्ड पर्सन था, उन्होंने लोकल पुलिस स्टेशन में उनकी दर्ज करवाई थी ये जो इंक्वायरी कि मेरे पे कई सारे मैसेज आते हैं और वो पूछते हैं कि दिल्ली कॉलेज गर्ल 500 रुपये में ये नंबर पे मिलेगा। जो लोग ने ये भेजा था वो सुनीश कपूर था। सुनीश कपूर को अरेस्टेड किया गया और उसके ऊपर 506 आईपीसी क्रिमिनल एक्ट और सेक्शंस 292 आईपीसी एक्ट ट्रांसमिशन ऑफेंस मटेरियल को वहां पे मेंशन किया। अगर आप इसके बारे में और कुछ जानना चाहते हो तो ये गवर्नमेंट की लेजिस्लेटिव government.in साइट है, वहां पे आपको 2013 का कई सारा एक्ट मिलेगा, वहां जाकर आप पढ़ सकते हो। इससे भी अच्छा मटेरियल भी है। ईमेल एब्यूज में मैंने ये आपको बताया था कि कोई एक विक्टिम था, मैं विक्टिम के बारे में कह रहा हूँ। दिल्ली पुलिस ने मनीष कथुरिया को, जो इंजीनियर और एमबीए की डिग्री होल्ड की थी, उसको अरेस्टेड किया गया था। अरेस्टेड क्यों किया गया था? क्योंकि उन्होंने अपने ही फॉर्मर बॉस की वाइफ के कॉन्टेक्ट चैट रूम में भेजे थे और उनको बोला था कि आप उसके साथ गेट इन टच रहिए लेट नाइट। अब विक्टिम ने क्या किया? ऋतु कोहली ने बहुत 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 स्मार्ट वर्क किया था। याद रखना, मैं उसके बारे में समझा रहा हूँ। ये विक्टिम ऋतु कोहली थे, उनको बारे में कई सारे रिसीव कॉल आने लगे, दिल्ली से, दुबई से, बहरीन से, कोची से, मुंबई से। लेकिन ये जो ऋतु कोहली है बहुत स्मार्ट थी। उन्होंने क्या किया? उन्होंने उसी विक्टिम के जाल में वो अपना दूसरा नाम लेकर चैट साइट में चली गई, लॉगिन किया और उनके बारे में सब कुछ ढूंढ लिया एंड देन ही कंप्लेन विद द क्राइम ब्रांच एंड उसी पर्टिकुलर पर्सन को अरेस्टेड करवा गया अंडर द सेक्शन 507 ऑफ इंडियन पेनल कोड के मुताबिक उसको भी अरेस्टेड किया गया। ये ईमेल एब्यूज है।